हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह यादव आपके अपने चैनल एग्जाम हिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि जो हम यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो पॉलिटी है। और पॉलिटी में जो है आपने जो पढ़ा है अभी तक वो भाग 5 पढ़ा है। और भाग 5 में जो हम पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति में हमने आपको पढ़ा दिया है लगभग जो है आर्टिकल नंबर आपको 56 तक हो चुका है। ठीक ना, 56 तक हो चुका है। तो आज आर्टिकल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, 57 और फिर आर्टिकल नंबर पढ़ने वाले हैं 58। लेकिन इसके पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है वो जल्दी से आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं। ठीक ना, कि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि राष्ट्रपति के लिए एक ट्रिक यानी कि हमने एक सूत्र बताया था जो आपको याद भी होगा कि पकानी कोका द्वयोदशम। ठीक है, इससे आपके जितने भी अनुच्छेद संबंधित हैं याद हो जाएगा। द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम होता है। ठीक ना, आपने देखा था कि पा से होता था राष्ट्रपति का पद, यानी देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा। का से आपने देखा था क्या होगा? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति। और नी से हो जाता था निर्वाचन मंडल, ये आपने अच्छी तरीके से समझा है। और अगला को से हो जाता था कोटा का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कोटा का मतलब 50% प्लस 1 वोट पाने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये कोटा हो जाता था। का मतलब यहाँ पर होता है जिसे कहते हैं कार्यकाल आप जानते हो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल नंबर ये आपका हो जाएगा 52, ये हो गया 53, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 56, जिसमें कार्यकाल लिखा हुआ है। और कार्यकाल के साथ लिखा हुआ है कि महाभियोग, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग से। तो कार्यकाल, एक बात यहाँ पर और भी लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति को हटाया जाएगा वह महाभियोग से हटाया जाएगा। ठीक है, तो का यहाँ तक हो चुका है। दू से होता है यानी कि 56 के बाद क्या आता है? 57, यानी कि दोबारा क्या आ जाता है बेटा? दोबारा का मतलब यह है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो कई बार निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए वो कई बार चुनाव लड़ सकते हैं हमारे देश में एक व्यक्ति कई बार। ठीक ना, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखें। दोबारा 57 के बाद आ जाता है 58 और यहाँ पर लिखा हुआ है योग, यानी कि बेटा क्या हो जाएगा? योग्यता। क्या हो जाएगा यहाँ पर? योग्यता हो जाएगा। 58 के बाद अगर हम बात करें तो 59 में, वैसे भी योग्यताएं आप सबको याद ही हैं कि 35 साल न्यूनतम एज होनी चाहिए। लेकिन बच्चे जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, सवाल ये एक बार पूछा गया था कि बताइए राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, कि मतलब इतनी उम्र के बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो आपको पूरा याद रखना है कि राजनीति में उम्र मायने नहीं रखती है, खास करके भारत में। ठीक है ना, कि कोई भी व्यक्ति जब तक उसकी सांसें चल रही है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य कोई चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये पता होना चाहिए आपको। बाकी मैंने 3, 4, 5 बताए थे, उनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं। याद यहाँ पर एक बात और रख लेना है, मैं ऐसे बोल देता हूँ क्योंकि मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, उसे आप जा करके एक बार देख लेंगे। ठीक है ना, लेकिन मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। ये लिखा गया है कि कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का व्याख्या यहाँ पर सरकारी नौकरी से है। ठीक ना, यानी सरकारी नौकरी पर रहने वाला व्यक्ति जो है वो भारत में कोई भी राजनीतिक पद धारण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि देश में कोई भी राजनीतिक पद वो सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति लड़ नहीं सकता है। ठीक है ना, तो वो लाभ का पद माना गया है। और वह जो है जो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ेगा वो भगोड़ा नहीं हो सकता है और पागल नहीं हो सकता। ठीक है, बात आती है 59 में। तो 59 में यहाँ पर क्या है बेटा? 10। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि थोड़ी सी बातें आपको ना शर्तें याद रखनी है। तो अभी यहाँ पर मैं शर्तें बताऊंगा क्योंकि यहाँ से शुरुआत करना है।
और 58 के बाद हो जाएगा 59 हो गया, 59 के बाद 60 हो जाएगा। और 60 में बोला गया है महावियोग, महावियोग, महावियोग की प्रक्रिया, महावियोग की प्रक्रिया, यहाँ पर महावियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ आपको एक सरसरी नज़र में देख करके याद रख लेना है, ठीक ना। आपको कितने अनुच्छेद याद हो जाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, ठीक है। और नहीं एक मैंने 60 हो गया तो कुछ छोटा 60 के बाद 61, कुछ बातें यहाँ पर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62 और क्या हो जाएगा 60, यानी कार्यकाल, निर्वाचन, कोटा, ठीक है, दोबारा हो जाएगा। और योग्यता की बात हो जाएगी और यहाँ पर शर्तें हो जाएंगी। हाँ एक चीज़ें छूट रही थी ना, इसमें क्या हो जाएगा बेटा सा छूट रहा था, इसमें क्या हो जाएगा शपथ। और इसके बाद आ जाता है आपका 61 जिसमें लिखा हुआ है महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर हम एक एक करके फटाफट इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अनुच्छेद नंबर 57 क्या बतलाता है, अनुच्छेद नंबर 57 ये कहता है कि एक व्यक्ति, ठीक ना, कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना, लड़ सकता है, ये बात इसी में लिखी हुई है, ठीक है, अस्पष्टता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो पुनर्निर्वाचन, ठीक ना, पुनर्निर्वाचन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर बोला गया क्या, पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जिसे पुनर्निर्वाचन यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 58 में। 58 में क्या लिखा हुआ है, तो योग्यता, यहाँ पर है राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख है, राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख, राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख है इसमें, ठीक ना। कौन कौन सा उल्लेख है, ठीक है। भारत, पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो याद करना है, कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरा कहा गया है पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगला होता है 4 के बाद 5, पांचवा हो जाता है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर आप यहाँ पर सारी बातें समझ गए होंगे। जैसे लाभ के पद का मतलब क्या है, सरकारी नौकरी, यहाँ पर याद रखें कि सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर योग्यताएं हो चुकी हैं,
ठीक है, क्या क्या योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि कम से कम या न्यूनतम उम्र 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम उम्र, लेकिन अधिकतम की सीमा नहीं है। अधिकतम की सीमा नहीं है। तो ये बातें यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 61, क्या है उसमें समझते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे आप जो है वीडियो को 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो आपको ये धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान भाषा में है। ठीक है ना, आपको इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। देखना, अगला हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 59। देखना, अनुच्छेद 59 में क्या है, शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति बनने की शर्तें। शर्तें क्या है, नंबर 1, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना है। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त यहाँ पर यह है कि आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रपति के वेतन भत्ता एवं अधिकार में कमी नहीं की जा सकती। देखो, वैसे मतलब आपातकालीन के दौरान ना होता क्या है कि बहुत सारे लोगों की शक्तियों में भी और उनके वेतन एवं भत्तों में भी कटौती कर दी जाती है, परंतु राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होगा। ये कुछ शर्तें यहाँ पर बताई गई है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा, ठीक ना, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य, या यहीं पर एक बात और लिख सकते हो बेटा, विधानसभा, ठीक ना, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, सदस्य नहीं होना चाहिए, ये बात आप अच्छे से याद रखें। जैसे पिछले वाले में आपने क्या पढ़ा था, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता तो होनी चाहिए परंतु उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है, इसके नीचे लिख देता हूँ, आ जाता है आर्टिकल नंबर 60। क्या होता है, अनुच्छेद नंबर 60 क्या कहता है यहाँ पर, तो अनुच्छेद नंबर 60 ये कहता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति यानी कि शपथ का उल्लेख है, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। शपथ यानी कि किस चीज़ के दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को शपथ, यहाँ ये पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत का CJI दिलाएगा, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है, तो दूसरी बात यहाँ पर CJI दिलाएगा। और राष्ट्रपति किस चीज़ की शपथ लेगा, तो राष्ट्रपति संविधान के रक्षा की शपथ लेता है। राष्ट्रपति संविधान के रक्षा की शपथ लेता है। रक्षा की शपथ लेता है। राष्ट्रपति रक्षा की शपथ लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं हमारा जो अंतिम है वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 61, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो आप जैसे देख ही रहे होंगे कि वहाँ पर 61 के सामने हमने क्या लिख रखा है, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से इसे समझते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं इसको, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से अच्छे से बन जाता है। यहाँ पर लिखते हैं
अनुच्छेद 61, इसमें क्या है, महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ पर है। ये महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख क्या बतलाता है, ठीक ना, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख। तो यहाँ पर आप ये समझ लें, महाभियोग यानी कि हटाए जाने का प्रोसेस। अब ये समझना है राष्ट्रपति को, ठीक है। यहाँ पर एक बात और लिखता हूँ मैं, राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो प्रक्रिया कैसे यहाँ पर हटाया जाता है। नंबर वन में क्या यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया, पहला पॉइंट, महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं से हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा लोकसभा या राज्यसभा के, ठीक ना, 1/, यहाँ पर इसका मतलब बेटा समझ लीजिए कि या, ठीक है, किसी एक से, लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा, ठीक है, हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाता है। और यहाँ पर ये बात समझ लें कि जो प्रस्ताव लाया जाएगा, अगर वो लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव दिया जाएगा, और राज्यसभा में आ रहा है तो राज्यसभा में आ रहा है तो जो सभापति होता है उसको प्रस्ताव सौंपा जाता है, ठीक ना। मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कुल सदस्यों का 1/4, ठीक ना। मतलब कि चाहे लोकसभा में कुल जितने मेंबर होते हैं, ठीक ना, उसका 1/4, और जो राज्यसभा में होते हैं कुल उसका 1/4। यदि उनका मन करता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ एक प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत करनी चाहिए, हटाया जाना चाहिए, तो वो अपने अध्यक्ष को या सभापति को 1/4 लोग एक प्रस्ताव देंगे, ठीक ना। तो तीसरी बात क्या होगी, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति 14 दिन के अंदर, ठीक ना, 14 दिन के अंदर जो है, हाँ ठीक है, 14 दिन के अंदर क्या करेगा, वहाँ पर लोकसभा में वोटिंग करवाएगा। यदि वह वोटिंग 2/3 सदस्यों के द्वारा जो है पास हो जाता है तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा, ठीक है ना। देखते हैं 1 2 3। तीसरी बात यहाँ पर क्या हो जाएगी कि 14 दिन के बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, ठीक है, सभापति प्रस्ताव पर चर्चा करवाता है, ठीक है ना, प्रस्ताव पर चर्चा करवाता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर चलो चर्चा ही करवाता है। और अगला लिख लेता हूँ, चौथा पॉइंट, ये जो चर्चा यहाँ पर होगी, ठीक है, जो प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा, यदि लोकसभा
या राज्यसभा के कुल सदस्यों कुल सदस्यों का कुल सदस्यों का एक कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों द्वारा 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास हो जाता है। प्रस्ताव पास हो जाता है। प्रस्ताव पास हो जाता है तो यह प्रस्ताव अगले सदन में जाता है। अगले सदन में जाता है और यदि उस सदन में भी 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास हो जाता है। तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक कि हमने ये कुछ बातें आपको अच्छे से स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। तो यहाँ पर मैं एक बार ऐसे मौखिक रूप से कुछ बातें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है अगर आप ना समझ पाए हो तो कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ एक बात है बेटा कि जैसे मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख लेता हूँ, दिखाई देगा? ठीक है, दिखेगा। तो यहाँ पर एक बात है, अच्छा इससे पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना, इसे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो कुछ बातें लिखा हुआ है तो इसे एक बार पुनः स्पष्ट कर देता हूँ, किसी बच्चे को दिक्कत ना हो ताकि। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि सदन होता है, सदन में होता है लोकसभा और क्या होता है राज्यसभा। प्रस्ताव किन्हीं दोनों में से एक में लाया जा सकता है। मान लीजिए कि लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया 1/4 लोगों के द्वारा, यानी कि प्रस्ताव जो लाया जाएगा 1/4 सदस्यों द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है। तो 14 दिन के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 दिन में क्या हो जाएगा कि 14 दिन जो होता है ना, तो यहाँ पर 14 दिन के बाद, यानी 14 दिन का समय दिया जाता है राष्ट्रपति को। इससे जैसे ही यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष सूचना दे देगा राष्ट्रपति को कि 14 दिन के अंदर जो है आप क्या करिए ना, राष्ट्रपति से इसे कहेगा कि आपके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है, आप 14 दिन के अंदर जो अपनी बातें रख सकते हैं वो रख दें। ठीक ना। तो 14 दिन का समय राष्ट्रपति को दिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। और फिर क्या हो जाएगा कि यदि लोकसभा में जो प्रस्ताव है 2/3 सदस्यों से वह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो ये जाएगा कहाँ पर, ये फिर जाएगा आपका राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी यदि 2/3 सदस्यों से प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो फिर ये जो है अगर यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है, यदि यहाँ से ये पास हो जाएगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। ठीक ना, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। ये बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। ये 14 दिन में राष्ट्रपति के लिए समय निकाला जाता है वो अपनी बातों को रख सकें। ठीक ना। अब इसके दौरान, यानी कि जब महाभियोग प्रक्रिया जब चालू होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए क्या इसके दौरान जो राष्ट्रपति का कार्य होगा और मान लीजिए महाभियोग साबित हो जाता है तो कार्य को भी निगलेक्ट कर दिया जाएगा, खत्म मान लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक ना। उनके कार्य कभी खत्म नहीं होंगे और ना तो उनके वेतन और भत्तों में कमी आएगी। अगर वो मतलब जितना प्रोसेस लग रहा है ये लगा रहेगा और उसमें जो कार्य करेंगे वो कार्य भी वैलिड होगा। ठीक है। और उनके वेतन और भत्तों में भी कोई कमी नहीं होगी। ये बात आपको याद रखना अच्छे तरीके से। कुछ और बातें यहाँ पर मैं आपको नोट करके बता देता हूँ कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, कौन कौन से लोग भाग नहीं लेते हैं। और महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है।
ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। ये सवाल क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर एक नोट डालूंगा और उस नोट के थ्रू ही बहुत सारी बातें यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। बस आप ध्यान से यहाँ पर समझते जाएं। जैसे कि महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक ना। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस बात को अच्छे से याद रखें। क्यों? क्योंकि ये भैया सवाल कई बार पूछा गया। महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। अब महाभियोग को अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इस बात को याद रखें, अमेरिका से लिया गया है। अगली बात यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो महाभियोग में शामिल कौन कौन होता है, ठीक ना। तो महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ निर्वाचित और चाहे मनोनीत हो, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों, ठीक है ना। अगला क्या होता है, जो यहाँ पर भाग नहीं लेता है, तो महाभियोग में राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए चुनने में तो थे, लेकिन ये चुनने में तो थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित थे, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जो मनोनीत सदस्य होते थे लोकसभा और राज्यसभा में, ये उनको चुनने के लिए भाग भी लेते थे, लेकिन उन्हें हटाने के लिए भाग ले सकते हैं या लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर महाभियोग से संबंधित ये बातें रही जो आपने इतना देखा है। अब यहाँ पर कुछ और बातें नोट में ही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नोट में और क्या क्या बातें हैं आपको यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता है। जैसे मैं कह दूँ, जो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है। राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये, ठीक ना। 15,000 रुपये होती है, ये बात याद रखना। दूसरी बात, जमानत राशि जो जब्त हो जाती है वो कब होती है? तो 1/6 से कम वोट प्राप्त करने पर, जैसे लिख देता हूँ, वैध मतों का 1/6 से कम वोट प्राप्त करने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। और ये किसके पास जब्त होती है? यदि ये कहा जाए तो आप क्या बताओगे? जब्त हो जाती है आरबीआई के पास, ठीक ना। जब्त हो जाती है आरबीआई के पास। ये प्रमुख बातें जो आपको याद रखना है। अगर कह दिया जाए राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद को
विवाद को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही निपटाता है, ठीक ना। वे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ही निपटाता है, ठीक है ना। तो ये बात है, आप इससे याद रखें। चुनाव में जो विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा, ठीक है। और चुनाव में हुए विवाद को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही यहाँ पर देखा जाता है। और कह दिया जाए राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ठीक है ना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये कुछ यहाँ पर प्रमुख बातें रही हैं जो आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से देखा है। अगर मैं यहाँ पर एक बात और लिख देता हूँ महाभियोग से संबंधित कि अभी तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है। जब से, यानी कि 1952 से अगर हम बात करें तो आज तक, 1952 से लेकर के आज तक अभी राष्ट्रपति के ऊपर कोई महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ पर लाई नहीं गई है, ठीक है बेटा। तो ये आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बातें हमने यहाँ पर आपको बताया है जो आपको सदैव याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद जो हम देखेंगे वो राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ देखेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ देखेंगे। तो वो हमारा जो होगा, तो ठीक है, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। राष्ट्रपति जी की जो शक्तियाँ बची हुई हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद।